नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि लगातार डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं और आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल कई सारे मित्रों के कमेंट आए जिसमें उन्होंने कहा कि सर मुझे नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मुझे एक चीज़ बताइए, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा? तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें। अभी हम लाइव आपके सामने आ गए हैं। अब आप लोग कंसंट्रेशन के साथ ये क्लास देखिए। चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा वो न्यूज है, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। देखिए, पहली क्लास में कुछ कम खबरें ली गई थी, लेकिन अब आप देखेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है उस तरीके से खबरों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, प्रश्नों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। अब यहां पर आप देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, चाहे यूपी आरओ में पूछा जाए या यूपी पीएससी में पूछा जाए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 100% ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर आप 5 स्टार इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपके सामने विकल्प है, आप लोग भी अपने मानसिक स्तर से सोचें कि इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। तो आप यहां पर देखें, विकल्प है अजय शाही, दूसरा विकल्प है अरविंद पनगड़िया, तीसरा विकल्प है मुकुंद सेन, चौथा विकल्प है मनोज पांडा। तो अभी हाल ही में जो खबर मिल रही है उसके अनुसार मनोज पांडा जी को आप देखेंगे चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां पर आप देखें, ये तो हो गए 4th पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है। और मुझे एक चीज बताइए दोस्तों कि इससे पहले अभी दिसंबर में न्यूज आई थी, दिसंबर 2023 में, कि वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने जो विकल्प है इसी में से एक व्यक्ति है जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। अब इन्हीं को आप देखेंगे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना दोस्तों आपसे बनी रहती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए खबर क्या है, मनोज पांडा इज न्यू मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मनोज पांडा को अभी नियुक्त किया गया है। अब आप देखें वित्त आयोग की संरचना क्या है। देखिए, ये तो आपका स्टैटिक करंट पोर्शन हो गया कि मनोज पांडा जी को चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। अब आपके सामने स्टैटिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सबसे पहले ये बन सकता है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, ठीक है। तो आप देखेंगे संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। और वहीं अगर बात करें कि ये जो फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसके साथ साथ इसके अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे इसमें टोटल 5 सदस्य शामिल होते हैं। 5 सदस्यों से मिलकर के ये आयोग बनता है। और 5 सदस्यों में ही आप देखेंगे एक अध्यक्ष होते हैं और 4 पूर्णकालिक सदस्य। तो एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य। अभी तक 3 पूर्णकालिक सदस्य थे, एक की कमी थी, मनोज पांडा जी अब नियुक्त हो गए हैं तो 4 पूर्णकालिक सदस्य अब हो गए हैं, ठीक है। तो एक अध्यक्ष कौन है अभी? अरविंद पनगड़िया जी, नीति आयोग के पहले सदस्य रह चुके हैं। अगर हम लोग कार्य की बात करें दोस्तों तो आप कार्य देखेंगे, इसका जो प्राथमिक कार्य है वो क्या दिखाई पड़ता है? राज्य
केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर का वितरण करना। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में जो फाइनेंस कमीशन है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो कर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, उसका रेशियो डिसाइड करना। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्यों के लिए अनुदान की मांग को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, तो बेसिकली दो कार्य हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसका वर्क क्या होता है। आप लोग बताइए कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या होता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो फाइनेंस कमीशन के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में स्टैटिक पोर्शन हो गया, फिर उसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने हैं। अब यहां पर आप देखिए, हाल ही में गंगू रामसे का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अब ऐसे कंडीशन में आपका दायित्व तो है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को अपने संज्ञान में रखें, ध्यान में रखें। तो गंगू रामसे के बारे में पूछा गया है जिनकी मृत्यु 83 वर्ष की उम्र में हो गई है। अब ऐसे कंडीशन में किस फील्ड से संबंधित थे? तो आपके सामने विकल्प है, आप लोग भी अपने मानसिक स्तर से विचार करें। पहला विकल्प क्या है? साहित्य, दूसरा सिनेमा, तीसरा चिकित्सा या चौथा संगीत। तो काफी फेमस ये सिनेमाकार हैं। ठीक है, तो यहां पर विकल्प बी सही होगा। अब इनके बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, गंगू रामसे ऑफ द फेमस रामसे ब्रदर्स पासेस अवे आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। काफी लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे और अभी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हो गई है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये गंगू रामसे जी हैं। इनका सिनेमा जगत में काफी अहम योगदान रहा है। और दोस्तों, अपने मित्रों के साथ आपने कभी न कभी हॉरर फिल्म देखने की चर्चा जरूर की होगी, और उस हॉरर फिल्म के ही क्रम में आप देखेंगे वीराना जैसी मूवियां इन्होंने एक प्रकार से लिखी हैं और उसमें योगदान दिया है। तो हॉरर फिल्म बनाने का बड़ा शौक था। और दोस्तों, हॉरर फिल्म के ही अंतर्गत आपने बंद दरवाजा फिल्म देखी होगी। कितने मित्रों ने बंद दरवाजा फिल्म देखी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीराना मूवी, बचपन में मित्रों के साथ ये शर्त लगता था कि हम अगर अकेले में वीराना मूवी देखते हैं तो आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हॉरर मूवी को देखना और हॉरर मूवी के ऊपर काम करना, ये इनका काम रहा है। वहीं क्लासिकल मूवीज भी इन्होंने कुछ की है, जैसे 2 गज जमीन के नीचे, साथ ही पुराना मंदिर, इस तरह की मूवियां भी इन्होंने की है। अग्रणी टेलीविजन सीरियल को भी इन्होंने निर्देशित किया है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सैटरडे सस्पेंस, नागिन, एक बहुत फेमस सीरियल आता है टीवी पर, नागिन, वो इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। सिनेमेटोग्राफर हैं ये, इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। तो इस तरीके से आप देखेंगे इनका फिल्म जगत में काफी अहम योगदान रहा है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस फील्ड से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी मूवियों का छाया चित्रांकन किया, ये चीजें जानना बेहद जरूरी नहीं है, लेकिन बस ये जानना कि किस फील्ड से ये जुड़े हुए थे। अब यहां पर अगला प्रश्न आप देखिए, हाल ही में सागर कवच, अब आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में सागर कवच, यहां पर आप देखिए सागर कवच अभ्यास को कहां आयोजित किया गया है? दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई सारे मित्र बाद में कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा? जब आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा? आप खुद तो करें ही, दूसरों को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि
जो डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन है वो आपको सुबह सुबह मिल जाए, और दिन भर की मेहनत, जो मैंने दिन भर मेहनत की है उसका प्रतिफल भी आपको भी मिले, मुझे भी मिले। तो ऐसे कंडीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए यहां पर देखिए, हाल ही में सागर कवच अभ्यास को कहां आयोजित किया गया। आपके सामने विकल्प है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी। तो इसमें सही विकल्प क्या हो सकता है? सही विकल्प आपका लक्षद्वीप है। और दोस्तों जिस तरीके से आप देखेंगे समुद्री डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी का संयुक्त पहल है। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी, इंडियन नेवी का संयुक्त पहल है, या संयुक्त अभ्यास कह सकते हैं, अभ्यास है, ठीक है। तो जिस तरीके से समुद्री डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं, और आप जानते हैं दोस्तों कि अपने यहां 95% जो व्यापार है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मेंस में ऐसे तथ्य आपको काफी सहयोगी साबित होंगे। 95% जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग के थ्रू होता है। तो ऐसे कंडीशन में तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि सागर कवच नामक अभ्यास कहां आयोजित किया गया, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप में। किसके किसके संयुक्त रूप से? तो इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया गया है, ठीक है, किया गया, अभ्यास किया गया। अब यहां पर आप देखिए, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। 2 दिवसीय ये अभ्यास था, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास है। 1 से 2 अप्रैल 2024 तक लक्षद्वीप के समूह में आयोजित किया गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि लक्षद्वीप जो है वो किस सागर में पड़ता है या किस महासागर में पड़ता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कई सारे मित्र हमारे जो है लगातार जुड़ रहे हैं, और मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग अपने और मित्रों को भी ये सेशन शेयर करें, ताकि जो दिन भर का मेहनत है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कई तरह के न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक जागरण है, पीआईबी है, ठीक है, तो इस तरीके के न्यूज़पेपर और जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसको पूरी तरीके से खंगालने के बाद, देखने के बाद ये क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, और फ्रेम करने के बाद में आप देखेंगे कि लगातार अगर इस सेशन को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में काफी ये सहयोगी साबित हो सकता है। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि कोस्टल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए सागर कवच नामक अभ्यास किया गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है, भौगोलिक संकेत कितने वर्षों के लिए दिए जाते हैं। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में एक जीआई टैग एक इंस्ट्रूमेंट को दिया गया, एक प्रोडक्ट को दिया गया है। अब ऐसे कंडीशन में आपसे पूछा क्या जा सकता है कि भौगोलिक संकेत कितने वर्षों के लिए दिए जाते हैं। तो आपके सामने विकल्प है 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, दूसरा विकल्प क्या है 30 वर्षों के लिए, या चौथा विकल्प है 40 वर्षों के लिए। तो सही विकल्प इसका क्या होगा दोस्तों? आप लोग भी अपने मानसिक स्तर से सोचिए। सही विकल्प है इसका 10 वर्षों के लिए। और 10 वर्षों के लिए अगर किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित ऑब्जेक्ट को या उत्पादित गुड्स को अगर जीआई टैग मिलता है, तो उसके बाद आप देखेंगे 10 वर्षों के बाद फिर से उसको नया किया जाता है, ठीक है। यहां पर आप देखिए न्यूज क्या है, देखिए, सितार तानपुराज मेड इन महाराष्ट्र मिराज टाउन गेट जीआई टैग्स। सितार और तानपुरा जो महाराष्ट्र के मिराज टाउन नामक शहर में बनाए जाते हैं, और वहां पर बने इस विशेष इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए, महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है मिराज, ठीक है। मिराज टाउन में आप देखेंगे सितार और तानपुरा जैसे संगीत वाद्य यंत्र
बनाए जाते हैं और ऐसे कंडीशन में इनकी अपनी एक अलग पहचान है, अलग विशेषता है। अच्छा, मुझे आप देख करके बताइए कि कौन सा इसमें सितार दिखाई पड़ रहा है, कौन सा तानपुरा दिखाई पड़ रहा है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, बताइए मुझे कि ये वाला लेफ्ट वाला आपका जो है सितार है या फिर राइट वाला सितार है, आप लोग बताइए देख के। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका सितार है, ये क्या है, ये आपका सितार है और ये क्या है, तानपुरा है। कई सारे मित्र हमारे तानपुरा से अनभिज्ञ होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके घरों में जब आप देखेंगे, आपके गांव में जब जोगी बाबा आया करते थे, ठीक है, तो वो वही तानपुरा बजा के आपको संगीत सुनाया करते थे, ठीक है, अभी भी आते ही होंगे। तो ये तानपुरा है और ये सितार है। अच्छा, मुझे प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताइए, कोई प्रसिद्ध सितार वादक आपको ध्यान में आ रहे हैं? तो आप यहां पर देखेंगे, पहले तो प्रसिद्ध सितार वादक का नाम अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक हमें दिखाई पड़ते कौन, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर हमें प्रसिद्ध सितार वादक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यूपी स्पेशल की क्लास में आपको पढ़ने को मिलता होगा पंडित रविशंकर जो है वो किस घराने से संबंधित हैं। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बात बताइएगा। चलिए, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो जीआई टैग है दोस्तों, वो जीआई टैग होता क्या है। देखिए, जीआई टैग का फुल फॉर्म की बात करें तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी अपनी अलग एक विशेषता है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वियना कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए एक टैग दिया जाता है जिसको जीआई टैग बोलते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने वाले उत्पाद के महत्व को, की विशेषता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग मिलने के बाद में दोस्तों आप जानते हैं कि वो उत्पाद काफी फेमस हो जाता है और उसी शहर या टाउन के नाम से वो जाने जाना लगता है। अब जैसे आप देखे होंगे अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, ठीक है, रामपुर का चाकू बहुत फेमस है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे अलीगढ़ का ताला, ठीक है, तो अलीगढ़ में ताले बहुत सारे मिलते हैं, तो वहां उस लोकेशन, उस शहर को ध्यान में रखते हुए जीआई टैग उसको मिल गया है। साथ ही साथ रामपुर का चाकू, ठीक है, या छुरी जिसको बोलते हैं, रामपुर का चाकू बहुत फेमस हो गया है, ठीक है। बनारस की साड़ियां, और अगर आप लोग अभी लखनऊ से देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लखनऊ का क्या चीज है जो बहुत फेमस है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, अभी हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये कहां का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, जीआई टैग जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित होने वाले उत्पाद को दिया जाता है, ठीक है, और उसकी अपनी एक यूनिक विशेषता होती है, इस वजह से जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग की बात करें तो आप देखेंगे इसको 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समाचार पत्रों में चर्चित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? देखिए, एकदम छापने वाला ये क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग 5 स्टार लगा दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप चर्चित पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, जो कि एग्जामिनेशन का नेचर देखने के बाद ही कह रहा हूं, जो बहुत ज्यादा फेमस पुस्तकें होती हैं उनको जरूर किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या फिर आप देखेंगे चाहे वो यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम हो, दोनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहां पर आपके सामने विकल्प है, सैम पित्रोदा इसके लेखक हैं, या फिर शशि थरूर जी इसके लेखक हैं, या सलमान रुश्दी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो चारों विकल्प पर आपको विचार करना है और मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग सोच पा रहे होंगे कि इसका सही विकल्प क्या है, सही उत्तर क्या है। तो इसमें सही उत्तर की बात करें तो सैम पित्रोदा जी
इसके जो है राइटर हैं। अब यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये पुस्तक आखिरकार किसके बारे में है। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, लोकतंत्र की बात की जा रही है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे अभी हम लोकतांत्रिक राष्ट्र में जी रहे हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्य हमारे क्या हो सकते हैं? लोकतंत्र और तानाशाही में, ठीक है, मोनार्की में क्या अंतर है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें तो आप देखेंगे लोकतंत्र का मतलब ही हुआ कि अधिकतम जनता की भागीदारी, मैक्सिमम या अधिकतम जनता की भागीदारी, ठीक है, वो चाहे सरकार चुनने में हो या फिर नीतियों के निर्माण में हो, ठीक है। या फिर आपने प्रचलित एक परिभाषा सुना होगा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जिसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से 2024 में वैश्विक स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब लोकतांत्रिक मूल्य वही बात है कि अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें व्यापक स्तर से अगर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे कृषि कानून बनाया गया, कृषि कानून में किसानों से व्यापक स्तर से चर्चा की जाए, व्यापक स्तर से चर्चा करने के बाद में ही अगर कृषि कानून को इंप्लीमेंट किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे उस कानून का जो क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। उस कानून के सही होने का जो अनुपात है वो ज्यादा अधिक होगा। तो आप यहां पर देखें, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की ये पुस्तक है। इसमें इन्होंने कहा है कि 2024 के वैश्विक चुनावों पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत में लोकतंत्र की स्थिति अभी चिंताजनक है, और जिस तरीके से कार्यप्रणाली वर्तमान में सरकार की दिखाई पड़ रही है, जो संवैधानिक निकाय हैं, जो संस्थान हैं, जिनका इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों द्वारा ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में कटौती कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये पुस्तक अभी छपी हुई है, और आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे कंडीशन में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित रखना ये हमारे देश की जिम्मेदारी है, हमारे देश के नेताओं की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। काफी लंबे समय से भर्तियां आ नहीं रही हैं, और आ भी रही हैं तो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। अगर आप लोग जागरूक हो जाएंगे, आप लोग सजग हो जाएंगे। देखिए यहां पर दो टर्म है, एक है जनता और दूसरा है नागरिक। इसमें अंतर क्या है? अगर अंतर की बात करें तो आप जानते हैं जनता का तात्पर्य क्या है कि एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत या एक सरकार के अंतर्गत रहने वाले लोग। नागरिक का क्या मतलब हुआ? नागरिक का मतलब यह हुआ जनता तो है, लेकिन जनता के साथ साथ में वो अपने अधिकारों से भी परिचित है। उनको ये पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें जनता से नागरिक बनना है, ना कि जनता पर ही रुके रहना है। अगर हम किसी अधिकारी या फिर किसी सिविल सर्वेंट के पास अपने काम को करवाने के लिए जाते हैं, या किसी प्रतिनिधि के पास अपने काम को करवाने के लिए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो हमारे सेवक हैं, हमारे मालिक नहीं है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा पावर किसको दी गई है? अगर लोकतंत्र में पावर की बात करें, लोकतंत्र में शक्ति की बात करें, तो सबसे ज्यादा शक्ति जनता को दी गई है, अर्थात हम आप जैसे आम लोगों को शक्ति दी गई है। ऐसे कंडीशन में हमें अधिकार है कि हम अपने अधिकारों की बात करें, हम अपने अधिकारों की बात अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से करें, हम अपने अधिकारों की बात सरकार तक पहुंचाएं कि हमारा ये अधिकार है, नौकरी पाना या रोजगार पाना हमारा अधिकार है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छे तरीके से शिक्षा की व्यवस्था पाना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने आपको चुना है।
अभी आगामी समय में आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब ऐसे कंडीशन में लोकसभा चुनाव के ही दौरान आपको अपने क्षेत्र के नेता से पूछना है कि कितनी सारी वैकेंसीज हैं जो अभी जो है पूरी नहीं की गई हैं। ठीक है, अभी रिक्त पद कितने सारे खाली हैं, और पेपर लीक जैसी जो समस्या है वो भी, उसको कैसे दूर किया जाए, वो अपने जनप्रतिनिधि से आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, उन्होंने दुनिया भर में राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की। इस पुस्तक में दुनिया भर में जिस तरीके से पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उनके ऊपर इन्होंने चर्चा की इस पुस्तक में। अब इसमें यह भी कहा है कि सत्तावादी शासन और गलत सूचना में सोशल मीडिया की भूमिका भी शामिल है। जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जानकारी ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत सूचना का नतीजा है कि आज वो आदरणीय नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री को गलत तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग सही जानकारी प्राप्त करें और आप लोग भी सजग रहें पूरी तरीके से। अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चुनावी पारदर्शिता के लिए बूथ राब्ता नामक वेबसाइट लॉन्च किया है? देखिए, आप जानते हैं इस क्वेश्चन को अगर आपको टैकल करना है तो आप अपने सामान्य बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए, 3 राज्यों में अभी विकल्प पर बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है। ठीक है, वर्तमान सत्ताधारी की सरकार है। ऐसे कंडीशन में 3 राज्यों में अभी चुनावी पारदर्शिता को लेकर के कोई खास कदम तो नहीं उठाया जाने वाला है। हालांकि ये बात तो ठीक है अपने स्थान पर कि ईसीआई जिम्मेदारी लेता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न हो, लेकिन राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनके माध्यम से जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो भी पूरी पारदर्शिता पूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। तो अभी 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो चौथा राज्य कौन सा बचता है? पंजाब। अब पंजाब राज्य में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार के कई सारे नेताओं को अभी जेल में डाला गया है। ऐसे कंडीशन में आम आदमी पार्टी क्या कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से लोकसभा चुनाव में कोई भेदभाव ना हो, पारदर्शिता पूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। ठीक है, तो चुनाव को यहां पर बूथ राब्ता जो है ये वेबसाइट चुनाव को पारदर्शिता पूर्ण एवं सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसकी व्याख्या की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, पंजाब सरकार के अंतर्गत जिला चुनाव अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इन्होंने एक बेहतरीन पहल किया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कौन बनता है? आईएएस ऑफिसर ही बनते हैं। आप लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी जल्द से जल्द अधिकारी बने और समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को, हो रहे भेदभाव को कम करें। किसी धर्म विशेष के प्रति जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है उसमें कटौती करें, किसी जाति विशेष के प्रति जो समाज में नकारात्मकता फैलाई जा रही है उसमें कटौती करें, उसको समाप्त करें। तो अभी आप देखेंगे प्रशासनिक सुविधा के लिए या चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक प्रशासनिक पहल अपनाया गया है। प्रशासनिक पहल है और ये पंजाब सरकार के ही अंतर्गत जिला चुनाव अधिकारी ने चुनावी पारदर्शिता के लिए बूथ राब्ता नामक वेबसाइट लॉन्च किया है। और ऐसे कंडीशन में मतदाताओं को चुनाव संबंधी सारी जानकारियां इस पर प्राप्त होंगी। मतदाताओं को यह भी पता चलेगा कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में कौन से कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये तो एडवर्टीजमेंट के दौरान ही आपको पता चल जाता है। जब चुनाव आता है तब हमारे यहाँ नेता आपसे वोट मांगने आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन अभी इस वेबसाइट पर चुनाव संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं वो पब्लिश की गई हैं। और यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हैं boothraabta.com। यहाँ पर मतदान करवाने में लगे ऑफिसर्स के लिए भी काफी सारी जानकारियां हैं। ठीक है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके लिए भी काफी सारी जानकारियां दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस बार इलेक्शन आ गया है, आप लोग बहुत सोच समझ के वोट कीजिएगा। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कहूंगा कि वोट करें,
लेकिन जो पार्टी आपके लिए काम करे, हम लोगों के लिए काम करे, उसको आप लोग वोट दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, प्रश्न है सुविधा पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, आप लोग जागरूक हो जाएंगे ना, तब ये देश सुधर जाएगा। जागरूकता अगर आपके अंदर नहीं है, अपने अधिकारों को लेकर के आप सजग नहीं है, तब आपको वही है ना कि लोकतांत्रिक मूल्य नहीं पता रहेंगे, तब फिर आप लोकतांत्रिक देश में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर आप देखें, आपके सामने विकल्प क्या है, सुविधा पोर्टल। सुविधा पोर्टल जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपके सामने विकल्प है विकलांगों के उत्थान हेतु, किसानों के फसलों के नुकसान का आकलन करने हेतु, तीसरा विकल्प है महिलाओं की सुरक्षा हेतु, या फिर लास्ट विकल्प है चुनाव में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु। और आप जानते हैं दोस्तों कि चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल के ही क्रम में आप देखेंगे कि यहां पर सुविधा पोर्टल ईसीआई द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि इलेक्शन को पारदर्शिता पूर्ण कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देखें सुविधा पोर्टल पर होगा क्या, सुविधा पोर्टल पर जो चुनावी पार्टियां हैं, ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी, अब उनको रैली करने की परमिशन दी जाएगी, उनको व्हीकल परमिट भी दी जाएगी। ऑनलाइन ये पोर्टल है, यहां पर आप देखें suvidha.eci.gov.in है। यहां पर जो पार्टियां ऑनलाइन परमिशन लेना चाहती हैं वो यहां पर जाकर के परमिशन लेंगी। किस तरीके की परमिशन, रैली करने का परमिशन, व्हीकल परमिट का, ठीक है, पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिशन लेंगी, साथ ही साथ अगर एयर बलून ऊपर उड़ाना है तो उसका भी परमिशन। वहीं अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं वीडियो वैन को चलाने के लिए, अब तो वीडियो वैन भी चल गए हैं, वीडियो वैन को चलाने के लिए परमिशन इसी पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ईसीआई द्वारा एक ऐसा विकसित समाधान इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से चुनाव हो सकेगा। तो सुविधा पोर्टल किससे संबंधित है, वो निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शिता पूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए सुविधा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बेहद ज्यादा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन ध्यान में रखना ही रखना है। अभी तो आप सेशन देख ही रहे हैं, जब आपको लगे कि हमें एक बार फिर से क्विक रिवीजन करना है तो स्पीड बढ़ा करके आप फिर से एक बार क्विक रिवीजन इसका कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है खाड़ी सहयोग परिषद, या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गल्फ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। दूसरा आपके सामने स्टेटमेंट है, वर्तमान में इसमें कुल 6 सदस्य हैं। अब दोनों कथन पर आपको विचार करना है। कई सारे मित्र बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। यहां पर यह भी ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें आ रहा होता है लेकिन हम लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं और ऐसे क्रम में क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। यहां पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत की बात की गई है। किसकी बात की गई है, गलत की। अब ऐसे कंडीशन में आपके सामने जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर आपको विचार करना है। देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे इसकी स्थापना 1995 में नहीं, इसकी स्थापना 1981 में हुई है, ठीक है। अब खाड़ी सहयोग परिषद की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे खाड़ी जितने भी देश हैं, खाड़ी देश की अगर हम लोग बात करें, खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देश हमारे सामने कौन सा दिखाई पड़ता है। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप को पढ़े होंगे या देखे होंगे तो खाड़ी देशों की संख्या की बात करें तो हमें खाड़ी देश यहां पर कितने दिखाई पड़ते हैं। इस परिषद में कितने देश शामिल हैं, तो 6 शामिल हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आप देखेंगे यूएई शामिल है, दूसरा कुवैत शामिल है, तीसरा सऊदी अरबिया शामिल है या सऊदी अरब शामिल है, चौथा बहरीन शामिल है,
पांचवा ओमान है और छठवां कतर है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कमेंट बॉक्स में, अरेबियन पेनिनसुला है, एक अरेबियन पेनिनसुला है, उस पेनिनसुला पर कितने कंट्री हैं और वो कौन सा देश है जो खाड़ी सहयोग परिषद में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर सही नहीं अर्थात गलत है, तो गलत कौन सा है, पहला वाला गलत है, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए। अब यहां पर आप देखने की कोशिश करिए थोड़ा सा इसके बारे में, हम लोग ज्योग्राफी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये है अरेबियन पेनिनसुला। अब यहां पर अरेबियन पेनिनसुला के ही अंतर्गत जो खाड़ी सहयोग परिषद है वो बनाया गया है। अब अरेबियन पेनिनसुला के ही अंतर्गत सऊदी अरबिया है आपका, ठीक है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है। ये कौन सा देश है जो इसमें शामिल नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा देश है जो इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका देखेंगे यमन है, आपका कौन सा देश है, यमन है, और जो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कुछ समुद्री डकैतों का ग्रुप है जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहां से इस क्षेत्र से होकर के जाने वाली जहाजों को लूटा करते हैं। अब उनका नाम आप लोग बताइए क्या है, ठीक है, इस तरीके से आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। अब यहां पर न्यूज देखिए, जीसीसी विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एक विजन पेश किया है, एक विजन दस्तावेज पेश किया है, विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी, यानी क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दस्तावेज पेश किया है। जिस तरीके से आप देखेंगे क्षेत्रीय स्तर पर काफी सारी उथल पुथल की स्थिति हमें वैश्विक स्तर पर दिखाई पड़ती है, उसी तरीके से आप देखेंगे दोस्तों कि जीसीसी ने यह कोशिश की है कि हमारे क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग आपसी बातचीत से उसका निपटान कर सकें। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जिस तरीके से ग्लोबल स्तर पर आतंकवाद की समस्या दिखाई पड़ती है, उग्रवाद की समस्या दिखाई पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है जिसका नाम है विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी। अब इन्होंने ये कोशिश की है कि हमारे क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की संघर्ष की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति किसी देश के मध्य हो तो हम उसको बातचीत के माध्यम से सुलझा सके। अब यहां पर आप देखें दूसरी बात, इन्होंने इस विजन दस्तावेज में क्या पेश किया है, डॉक्यूमेंट में क्या पेश किया है कि आतंकवाद और उग्रवाद से हम लोग मुकाबला कर सके। हमारा विजन आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस हो, हम किसी प्रकार की टॉलरेंस की स्थिति में ना हो, हम डायरेक्टली उसके ऊपर कार्रवाई करें। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तीसरा पॉइंट क्या है, अप्रसार प्रयासों का समर्थन करना। जिस तरीके से तो यमन एक ऐसा देश है जो शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इस परिषद के गठन के उद्देश्य की बात करें तो ये परिषद आप देखेंगे कि संयुक्त रूप से राजनीतिक और आर्थिक जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए है। ठीक है, सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है, राजनीतिक और आर्थिक संघ के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से आप लोग देखते होंगे अपने क्षेत्र के आसपास सार्क नामक संगठन भी गठित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग ये भी देखते होंगे कि सार्क के साथ साथ में आप देखते होंगे बिम्स्टेक नामक संगठन भी गठित किया गया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बफरिंग की समस्या हो रही है। सर थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगा कि बफरिंग की समस्या को सॉल्व किया जाए। ठीक है, हाँ अब दूर हो जाएगा, वो टेक्निकल इशू है। मॉर्निंग में सभी लोग, हो सकता है कि टेक्निकल टीम के मेंबर हमारे देर रात में जगे हों और सुबह जो है जल्दी उठ गए हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सही कर दीजिए, दोस्तों को हमारी दिक्कत ना हो। चलिए अब सही हो गया है। चलिए यहां पर आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश से संबंधित है। अब देखिए ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। अब आपके सामने विकल्प क्या है, भारत, श्रीलंका, ईरान, म्यांमार। भारत में क्या ऐसा कोई पोर्ट आपको दिखाई पड़ता है? श्रीलंका में क्या ऐसा कोई पोर्ट दिखाई पड़ता है? भारत में अच्छा मुझे बताइए कि कौन कौन से 5 पोर्ट हैं, उसको आप लोग नाम लिख के बताइएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है भारत का? श्रीलंका में एक पोर्ट है, आप जानते हैं, जाफना। ठीक है, जाफना पोर्ट है। ईरान में आप जानते हैं दोस्तों की चाबहार पोर्ट है।
और इसी चाबहार पोर्ट को भारत ने विकसित किया है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने विकसित किया है या डेवलप किया, इन्वेस्टमेंट किया है। और चाबहार पोर्ट के ही माध्यम से अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं दे रहा था, तो भारत तो हमेशा से विकल्प तलाश करने वाला देश ही है, जुगाड़ू देश ही है। ऐसे कंडीशन में चाबहार पोर्ट को भारत ने डेवलप किया और चाबहार पोर्ट के माध्यम से ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान तक भारत की रीच सुनिश्चित हो पाई। तो आप यहां पर देखेंगे सितवे जो पोर्ट है वो म्यांमार में है। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, आप लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हैं सेशन को, बहुत कम लोग लाइव जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, मेरी आपसे गुजारिश है, जिस तरीके से मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ हूं, लगातार काम कर रहा हूं, आप लोग भी कई सारे मित्रों को शेयर करिए, मैक्सिमम लोग लाइव हो जाइए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको क्वेश्चन का नेचर ही देख करके, कंटेंट देख करके ही लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए गए हैं। यहां पर आप इमेजिनेशन के माध्यम से भौगोलिक अवस्थिति को समझने की कोशिश करें। ये इंडिया है, अपना प्यारा भारत है, और इंडिया के ही अंतर्गत आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल ममता दीदी का राज्य है, और ममता दीदी के ही राज्य में एक पोर्ट पड़ता है, एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह से यहां पर आप देखेंगे म्यांमार के अंतर्गत सितवे पोर्ट बनता है। इसको जोड़ने के लिए आप देखेंगे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलाया गया था भारत और म्यांमार की सरकार के मध्य। भारत एवं म्यांमार सरकार के मध्य कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलाया गया, और इसी प्रोजेक्ट के ही कंपोनेंट के रूप में आप देखेंगे सितवे बंदरगाह को डेवलप किया गया। सितवे बंदरगाह को डेवलप किया गया। अगर सितवे बंदरगाह की बात करें तो आप देखेंगे कालादान एक नदी बहती है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कालादान एक नदी बहती है, और उसी कालादान नदी के मुहाने पर यहां पर आप देख पा रहे होंगे कालादान नदी बहती है, और कालादान नदी के ही मुहाने पर सितवे नामक बंदरगाह स्थित है। ठीक है, और ये बंदरगाह डेवलप किया गया किसके द्वारा? इंडिया के सहयोग से, म्यांमार की भी सरकार का सहयोग है, दोनों सरकारों के सहयोग से ये बंदरगाह डेवलप किया गया है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, यहां से यहां तक की दूरी की बात करें तो आप देखेंगे 539 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो 539 किलोमीटर की दूरी के साथ ये बंदरगाह डेवलप किया गया है। और ये बंदरगाह जब डेवलप किया गया तो इससे फायदा क्या होगा? यहां पर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, इससे इसकी कनेक्टिविटी भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। यहां आप देखेंगे व्यापार भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो पाएगा, व्यापार को आसानी से किया जा सकेगा। और आप जानते हैं कि सामुद्रिक व्यापार है, समुद्र के माध्यम से भारत का जो व्यापार है वो 95% समुद्र के माध्यम से भी होता है। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे जो इसका व्यापार लागत है, अगर रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें व्यापार लागत बढ़ जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि 539 किलोमीटर की दूरी को तय करने में व्यापार लागत रोड की अपेक्षा कम आएगा, तो व्यापार लागत में कमी आएगी, और व्यापार लागत में जब कमी आएगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कमी आएगी। आप लोगों ने इकोनॉमी की क्लास में पढ़ा होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे ट्रेड को शो करता है कि किस तरीके से हम किसी देश से आयात कर रहे हैं, किस तरीके से हम किसी देश से निर्यात कर रहे हैं। अगर हम अधिक आयात कर रहे हैं उस अपेक्षा में हम निर्यात कम कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में सीएडी आपका बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट सरल शब्दों में कहा जाए तो जैसे आप बजट बनाते हैं, आपके पास आपके घर में सामान नहीं है, आप बाहर से सामान लेने जाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप जितना बाहर से सामान लाएंगे उतना ही आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जितना सामान आप घर में ही उगा लेंगे
घर में ही उगाने के बाद आप मार्केट में बेचेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। तो पैसा यहाँ पर पैसों की बचत होगी, और जब पैसों की बचत होगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपका क्या होगा, उसमें कमी आएगी, और ऐसे कंडीशन में सरकार के पास पैसा बचेगा। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार के पास पैसा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास पैसा होने के बाद भी अभी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, अच्छी सुविधाएं जिस तरीके से होनी चाहिए वो सुविधाएं अभी नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है सितवे बंदरगाह, और इसी के माध्यम से भारत सरकार के और म्यांमार सरकार के संयुक्त प्रयास से इस बंदरगाह को डेवलप किया गया है, जो कि कालादान नामक नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए भारत, अब देखिए विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। लगातार भारत इसको डेवलप कर रहा था, और इसको डेवलप करने के ही क्रम में अब वर्तमान में इस पर सरकार का, भारत सरकार का अधिकार हो गया है। अधिकार कहने का सेंस ये है कि भारत सरकार इसको अब संचालित कर सकती है, इसके माध्यम से व्यापार को सुनिश्चित कर सकती है। और आप देखेंगे कि ये चाबहार के बाद, चाबहार जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान का ये बंदरगाह है, दूसरा विदेशी बंदरगाह है। अब चाबहार के बाद ये जो सितवे पोर्ट है वो दूसरा विदेशी बंदरगाह होगा, जिसके माध्यम से भारत अपने व्यापार को सुनिश्चित कर पाएगा, व्यापार को उस देश के साथ बढ़ा पाएगा। और ये देखेंगे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भी है। अब ऐसे कंडीशन में भारत को फायदा क्या होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नए व्यापार पारगमन के अवसर पैदा होंगे, और साथ ही साथ भारत और म्यांमार के बीच जो व्यापार वाणिज्य है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बंदरगाह है, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पर देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित क्षेत्र जापोरिजिया, अब इसको आप लोग बोलिएगा, इसमें जेड है, ठीक है, क्या है, जेड है, जापोरिजिया है। जापोरिजिया किस देश से संबंधित है? अब देखिए जेड लग जाता है तो नुक्ता भी लग जाता है। अब नुक्ता लगने के बाद में जो हमारा टंग है वो दूसरी तरीके से काम करता है, ठीक है, दूसरी तरीके से हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो जापोरिजिया जो है वो किस देश से संबंधित है? ये एक क्षेत्र है। अब यहां पर आप देखें, आपके सामने विकल्प है रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान। आप लोग जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में किससे संबंधित है। कई सारे मित्र बता रहे हैं रूस से संबंधित है, कई सारे मित्र बता रहे हैं कि ईरान से संबंधित है। अच्छा आप सोचिए, ऐसे अगर टर्म आ गए, ऐसे शब्द आ गए तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, और ऐसे कंडीशन में आप अपने मानसिक स्तर से सोचिए कि ये शब्द किस देश से संबंधित हो सकता है। यहां पर आप देखिए, क्या ऐसा लग रहा है कि ये रूस से हो सकता है? ठीक है, रूस में तो मैक्सिमम शब्द आपको वांस करके मिलेंगे, ठीक है, या फिर कुछ अलग टाइप के मिलेंगे। इजराइल में जो शब्द मिलेंगे वो कैथोलिक टाइप के मिलेंगे, यहूदी टाइप के शब्द मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप तमिलनाडु के शहरों की बात करें तो वहां पर आपको पुरम करके मिलता है कई सारे शब्द, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये शब्द जो है किस क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। अपने यहाँ यूपी बिहार में तो कई सारे नाम है, यूपी बिहार और हिंदी भाषी राज्यों में कई सारे नाम है जो हमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कहां से संबंधित हो सकता है। जैसे धनबाद है, आप लोग बताइए धनबाद कहाँ का शहर है? धनबाद छत्तीसगढ़ का शहर है या फिर झारखंड का शहर है, ठीक है। और या फिर एक शहर है झरिया, झरिया कहाँ का शहर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने दोस्त हमारे बता रहे हैं धनबाद जो है सर ये छत्तीसगढ़ का शहर है। अब एक बार फिर से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ का शहर है? आप लोग बताइए। ये झारखंड का शहर है, ठीक है। अब यहां पर उसी तरीके से आपको शब्द पर ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तब भी आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब भी। कैसे? रूस का शहर कुछ वांस करके रहता है, ईरान का शहर इस टाइप से रहता नहीं है, ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी अलग रहती है। इजराइल का शहर दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये शहर है कहां का? ये क्षेत्र है आपका यूक्रेन का। अब ये चर्चा में क्यों है? अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ये चर्चा में क्यों है। चलिए देखते हैं। आप लोग एक बार थंब प्रेस कर दीजिए और बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। यहां पर देखिए, जापोरिजिया अटैक्ड अगेन अमिड यूक्रेन रसिया वार। यूक्रेन रसिया वार दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि 2 वर्षों से लगभग चल ही रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एक विजन दस्तावेज पेश किया है कि अगर क्षेत्र विशेष में कहीं कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है तो उसको हम बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं।
और इसी बात को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। अगर किसी भी दो देशों के मध्य, पड़ोसी देशों के मध्य किसी बात को लेकर के असहमति है या संघर्ष की स्थिति है, तो 21वीं सदी में आकर के युद्ध उसका विकल्प नहीं हो सकता है, युद्ध उसका समाधान नहीं हो सकता है। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को सुनिश्चित करना है ताकि मानवीय जीवन सही तरीके से चल सके। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जापोरिजिया एक शहर है, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे न्यूक्लियर प्लांट है। किसका? न्यूक्लियर प्लांट है। किसका? यूक्रेन का। अब इसी न्यूक्लियर प्लांट पर रसिया ने अटैक कर दिया है। हालांकि आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा यह बात कहा गया है कि इस पर डायरेक्टली अटैक हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दिया गया, किसी देश का नाम नहीं लिया गया। लेकिन मुझे दोस्तों ये बताइए, आपकी ए नाम के व्यक्ति आप है, बी नाम के व्यक्ति के साथ लड़ाई हो रही है, आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है और आसपास है बी नाम का ही व्यक्ति, तो पत्थर फेंकेगा कौन? बी नाम का ही व्यक्ति। उसी तरीके से ये बात यूक्रेन की गवर्नमेंट के द्वारा कही जा रही है कि जो हमारे यहाँ का ये जो जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है, इसके ऊपर रसिया द्वारा अटैक किया गया है। अब यहां पर देखेंगे इस पर रूस द्वारा हमला किया गया है और ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में व्यापक स्तर से जनधन की हानि हुई है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये अटैक कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की सैन्य शक्ति के लिए काफी नकारात्मक साबित हो सकता है। अगर यहां पर आप मैप देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई पड़ेगा ये यूक्रेन का क्षेत्र है, यूक्रेन का क्षेत्र है। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी भी पूछी जाती है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है यूक्रेन की राजधानी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कीव किस नदी के किनारे पड़ता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए कि कीव किस नदी के किनारे पड़ता है। कई सारे मित्र बता रहे हैं कि कीव जो है वो किस नदी के किनारे पड़ता है। चलिए बताइए, अभी हम बताएंगे कीव किस नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पर एक क्षेत्र है, न्यूक्लियर प्लांट यहां पर लगा हुआ है यूक्रेन का, जिसका नाम है जापोरिजिया। अब जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रसिया अटैक करता है और अटैक करने के बाद यहां की जो स्थिति है वो काफी भयावह स्थिति है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, द ग्लोबल न्यूक्लियर वॉच डॉग कंफर्म्ड देयर हैड बीन एटलीस्ट 3 डायरेक्ट हिट। यहां पर 3 बार जो है डायरेक्ट हिट किया गया है, इंक्लूडिंग ऑन 1 ऑफ द 6 रिएक्टर। अब देखिए 6 रिएक्टर प्लांट हैं। अब ऐसे कंडीशन में एक पर अटैक कर दिया गया है। रिएक्टर्स एट द प्लांट, इस प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर रखे हुए हैं, यहां पर अटैक कर दिया गया है। लेकिन अभी IAEA के द्वारा ये बात डिड नॉट से हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन इसका जिम्मेदार देश है। लेकिन सबको पता ही है, जैसा कि रूस के साथ जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल ही रहा है, तो फिर दूसरा देश कौन सा अटैक करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि ये क्षेत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। अब दोस्तों कई सारे मित्रों ने कल कमेंट किया था कि सर आप क्वेश्चन जो है वो कम अटेम्प्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही मित्रों, नीपर नदी के किनारे कीव नामक यूक्रेन देश की राजधानी स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हैं। ठीक है, कई सारे मित्रों ने कल कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन कम है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ पूरे प्रतिस्पर्धा में हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको भी, आप हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो आपको भी मेरे साथ जुड़ना होगा। अब आपके लिए डेली अभ्यास प्रश्न रहेगा, यहां पर आप देखिए डेली अभ्यास प्रश्न रहेगा और डेली अभ्यास प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या सही विकल्प होगा। हालांकि विकल्प देने के क्रम में एक ही क्वेश्चन आते, लेकिन विकल्प नहीं दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको तीनों प्रश्नों का जवाब देना है। यहां पर देखिए काला सागर से सीमा साझा करने वाले देशों का नाम बताएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट ट्रिक होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन मैंने फॉर्मेशन किया है वो फॉर्मेशन उन्हीं प्रश्नों से निकल के आए हैं, जैसे अभी म्यांमार के अंतर्गत सितवे बंदरगाह मैंने पढ़ा, या फिर आप देखेंगे कि यूक्रेन देश जो है वो काला सागर से टच है, तो यूक्रेन के साथ साथ और कौन से देश हैं जो काला सागर से टच है।
ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। वहीं तीसरा प्रश्न क्या है कि हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है। 3 आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, मुझे आशा है कि तीनों क्वेश्चन का जवाब सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आपको ये सेशन कैसे पसंद आया, कैसे लगा, आप लोग जरूर बताइएगा, किस तरीके से लगा, इसमें और कौन कौन सी कमियां हैं आप लोग बताइएगा। आपके कमेंट से हमें और कुछ अच्छा करने का एक प्रकार से भरोसा मिलता है, एक प्रकार से हमें विश्वास होता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी सेशन के साथ अभी हम अपने वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।